सोचकर देखिए कि एक ऐसी मशीन के अंदर कदम रखना जो लगभग -269 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी की गई हो। ये आउटर स्पेस से भी ज्यादा ठंडा है। हाँ, बिल्कुल। और इस एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का सिर्फ एक ही मकसद है। वो मकसद है हमारे दिमाग और शरीर के अंदर जो पानी है ना, उसे एक जायंट रेडियो स्टेशन में बदल देना। राइट। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सब बिना किसी चीरफाड़ के होता है, बिना किसी खतरनाक रेडिएशन के, सिर्फ प्योर क्वांटम फिजिक्स और बहुत ही ताकतवर मैग्नेट्स के जरिए। सही कहा आपने। और देखिए, हमें आदत है मेडिकल डायग्नोस्टिक्स को एक बहुत ही सीधे बाइनरी नजरिए से देखने की। जैसे एक्सरे हो गया, हड्डी टूटी है तो एक सफेद लाइन दिख जाएगी, नहीं टूटी तो सब नॉर्मल है। हाँ, एग्जैक्टली। एक्सरे में सब ब्लैक एंड व्हाइट होता है। बिल्कुल। पर जब हम न्यूरो डेवलपमेंट की बात करते हैं, या इंटरनल सॉफ्ट टिश्यूज, या फिर स्ट्रोक जैसी मेडिकल इमरजेंसीज की बात करते हैं, तो सफेद काली एक्सरे की तस्वीर ना बहुत ही बेअसर और धुंधली पड़ जाती है। वहां में सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं देखना है, बल्कि सेल्यूलर लेवल की जासूसी की जरूरत पड़ती है। ओह वाओ, सेल्यूलर लेवल की जासूसी। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हम डॉक्टर गोविंद बी चौहान की लिखी एमआरआई मेड इजी फॉर बिगिनर्स की डीप इनसाइट्स के सहारे इस जादू जैसे लगने वाले विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की इस जटिल दुनिया में उतरना, ये समझना कि आखिर ये विशालकाय मैग्नेट और हमारे ही शरीर का पानी मिलकर रोज हजारों जाने कैसे बचा रहे हैं। तो अगर हम एक इंसान को एमआरआई मशीन में लिटाते हैं और इस कहानी को सीधा एटॉमिक लेवल पर ले जाएं, तो वहां असल में चल क्या रहा है? अगर हम बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर देखें, तो पूरी मशीन सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रही है, और वो है पानी। राइट, H2O। हाँ, H2O, जिसमें से एमआरआई मुख्य रूप से इन हाइड्रोजन प्रोटॉन्स पर फोकस करता है। मतलब हर एक हाइड्रोजन प्रोटॉन अपने आप में एक बहुत ही नन्हा माइक्रोस्कोपिक मैग्नेट होता है। इन प्रोटॉन्स की अपनी एक स्पिन होती है, यानी ये अपनी जगह पर घूमते रहते हैं। वेट, मतलब हर एटम एक छोटे चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है। एग्जैक्टली। जब एक इंसान नॉर्मल स्थिति में होता है, बाहर घूम रहा होता है, तो उसके शरीर के ये अनगिनती प्रोटॉन्स बिल्कुल रैंडम दिशाओं में घूम रहे होते हैं। इनका कोई कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। अच्छा, इसको मैं अपने दिमाग में एक एनालॉजी से देख पा रही हूँ। जैसे जमीन पर बहुत सारे छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप्स यानी लट्टू घूम रहे हैं। हाँ, लट्टू वाली एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। हर लट्टू अपनी मर्जी से किसी भी रैंडम दिशा में झुका हुआ है, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर। लेकिन जैसे ही उस इंसान को एमआरआई के इस जायंट ट्यूब में भेजा जाता है, जहां एक बेहद ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड है जिसे जी एक्सिस कहते हैं, वहां अचानक एक इनविजिबल फोर्स आती है। सही बात है। और ये सारे रैंडम घूमते हुए लट्टू अचानक से एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं और एक ही लाइन में खड़े होकर परेड या मार्च करने लगते हैं। यही यही जी एक्सिस अलाइनमेंट इस पूरी टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन है। इस डिसिप्लिन को, यानी प्रोटॉन्स के इस तरह मैग्नेट की दिशा में अलाइन होने को लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन या शॉर्ट में LM कहते हैं। ओके, लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। और इन लट्टुओं के घूमने की रफ्तार का भी एक प्रॉपर फॉर्मूला है, जिसे लैमोर इक्वेशन कहते हैं। एक प्रोटॉन कितनी तेजी से घूमेगा, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि बाहर का मैग्नेट कितना ताकतवर है। मतलब मैग्नेट की स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी कि ये लट्टू कितना फास्ट घूमेगा। बिल्कुल। अगर एमआरआई मशीन 1.5 टेस्ला की है, जो कि स्टैंडर्ड क्लिनिकल साइज है आजकल, तो उसमें हाइड्रोजन प्रोटॉन्स लगभग 64 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर घूमते हैं। ये एक बिल्कुल फिक्स्ड और प्रिडिक्टेबल रिदम बन जाती है। पर एक सेकेंड, यहाँ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर सारे प्रोटॉन्स एक लाइन में खड़े हो गए, उस जायंट मैग्नेट की दिशा में अलाइन होकर आराम से घूम रहे हैं, तो इस स्थिति से हमें स्कैन में कुछ दिखता थोड़ी है। मेरा मतलब है, उनके बस चुपचाप खड़े रहने से मशीन को इमेज का सिग्नल कैसे मिलता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब इस मैकेनिज्म में छुपा है कि मशीन इन प्रोटॉन्स को शांति से खड़े नहीं रहने देती। ओह, उन्हें डिस्टर्ब करती है। हाँ, यहाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी RF पल्स का रोल आता है। जी एक्सिस में अलाइन हुए इन प्रोटॉन्स पर मशीन एक स्पेसिफिक रेडियो वेव भेजती है, और ये वेव प्रोटॉन्स की उस 64 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से परफेक्टली मैच करती है। इसे ही रेजोनेंस कहते हैं। एमआरआई का जो R है, वो यही है। अच्छा, तो MR में R स्टैंड्स फॉर रेजोनेंस। एग्जैक्टली। ये RF पल्स इतनी एनर्जी देती है कि प्रोटॉन्स अपनी उस आरामदायक सीधी पोजीशन से उखड़ जाते हैं और 90 डिग्री पर घूमकर
ट्रांसवर्स प्लेन यानी XY प्लेन में गिर जाते हैं। मतलब हम उनकी शांति को पर्पसली डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि वो रिएक्ट करें। एकदम सही समझा आपने। और जैसे ही वो RF पल्स बंद होती है ना, तो प्रोटॉन्स को वहां XY प्लेन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। राइट। वो फुर्ती से वापस अपनी पुरानी Z एक्सिस वाली जगह पर आने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब वो वापस आते हैं तब वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करते हैं जो उन्हें RF पल्स से मिली थी। और वही एनर्जी सिग्नल है। हाँ, ये रिलीज की हुई एनर्जी एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल करंट पैदा करती है। यही असल MR सिग्नल है, जिसे मशीन के अंदर लगे रिसीवर कॉइल्स एक रेडियो एंटेना की तरह कैच कर लेते हैं। और यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे पास एक रेडियो सिग्नल तो आ गया, लेकिन जब हम MRI फिल्म देखते हैं रिपोर्ट में, तो उसमें कुछ हिस्से ब्राइट वाइट होते हैं और कुछ हिस्से बिल्कुल डार्क ब्लैक। आखिर एक ही तरह के प्रोटॉन से आने वाले सिग्नल से ये अलग-अलग शेड्स, ये कॉन्ट्रास्ट बनता कैसे है? ये शेड्स तय होते हैं T1 और T2 रिलैक्सेशन टाइम से। इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। सोचिए कि किसी स्टेडियम में बहुत सारे लोग खड़े हैं। RF पल्स ने आकर सबको एक साथ नीचे झुका दिया। ओके, सब झुके हुए हैं। अब जब RF वेव बंद हुई तो लोग वापस अपनी पुरानी स्थिति में सीधे खड़े होने लगेंगे। Z एक्सिस में वापस रिकवर होने में उन्हें जो वक्त लगता है उसे T1 कहते हैं। T1 यानी रिकवरी टाइम। बिल्कुल। दूसरी तरफ जब वो नीचे झुके थे तो सब एक ही सिंक में घूम रहे थे। उस सिंक का उस एकजुट होने के पैटर्न का टूटना T2 कहलाता है। तो एसेंशियली T1 एक रिकवरी प्रोसेस है और T2 एक डिके यानी खत्म होने का प्रोसेस है। I mean, अगर इसको थोड़ा कैमरा फोटोग्राफी के एंगल से देखा जाए तो मशीन चलाने वाला टेक्नीशियन एक फोटोग्राफर की तरह TR यानी टाइम टू रिपीट और TE यानी टाइम टू एको को सेट करता है, शटर स्पीड और एपर्चर की तरह, राइट? हाँ, बहुत ही अच्छी एनालॉजी है ये। एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन सेट करने से हम डिसाइड करते हैं कि हमें T1 इमेज चाहिए या T2। जैसे अगर मैं TR और TE दोनों को शॉर्ट रखती हूँ तो T1 वेटेड इमेज आएगी, जिसमें शरीर की एनाटॉमी यानी बनावट बहुत साफ दिखती है और फैट यानी चर्बी ब्राइट वाइट चमकती है। पर अगर लंबा TR और TE यूज करें तो T2 वेटेड इमेज बनती है। सही पकड़ा आपने। और ये जो T2 इमेज है ना, ये बीमारी ढूंढने के लिए सबसे असरदार होती है। इसके पीछे की केमिस्ट्री वाकई बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? देखिए, किसी भी सूजन, ट्यूमर या चोट में सेल्स के आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे मेडिकल टर्म में एडीमा कहते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत फास्ट होती है, इसलिए उन्हें अपनी T1 एनर्जी आसपास के एनवायरनमेंट यानी लैटिस में छोड़ने में बहुत मुश्किल होती है। इस वजह से पानी T1 में काला दिखता है। ओह, इसलिए एनाटॉमी क्लियर होती है। हाँ, लेकिन T2 स्कैन में ये पानी का इकट्ठा होना एकदम ब्राइट सफेद धब्बे की तरह फ्लैश होता है। डॉक्टर सीधा उस चमकते हुए सफेद हिस्से को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ इन्फ्लेमेशन या कोई बीमारी है। ये तो सच में मैजिक जैसा लगता है। लेकिन सोर्स में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस का जिक्र भी है जो पढ़कर लगता है जैसे डॉक्टर बॉडी के केमिकल मेकअप के साथ कोई हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, जैसे FLAR और स्टिर सीक्वेंसेस। इनका लॉजिक मुझे बड़ा अजीब और ब्रिलियंट लगा था। हाँ, FLAR यानी फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी, ये सच में एक गेम चेंजर सीक्वेंस है। अब सोचिए, दिमाग के अंदर नॉर्मल हालत में पानी होता है जिसे CSF कहते हैं, और अगर दिमाग में सूजन यानी ईडिमा है तो वहां भी पानी है, राइट? अब T2 स्कैन में तो दोनों ही चीजें सफेद चमकेंगी ना। ऐसे में डॉक्टर बीमारी वाले पानी और नॉर्मल पानी में फर्क कैसे करेगा? वहां पर फ्लेयर सीक्वेंस होता है। वो नॉर्मल पानी को यानी CSF को पूरी तरह से काला कर देता है। एग्जैक्टली, उसके सिग्नल को नल कर देता है। तो जब नॉर्मल पानी काला हो गया तो स्कैन में जो कुछ भी सफेद चमकेगा वो सिर्फ और सिर्फ बीमारी की वजह से आया हुआ एबनॉर्मल फ्लूइड होगा। जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी में दिमाग के व्हाइट मैटर लीजन्स होते हैं जिन्हें डॉसन्स फिंगर्स कहा जाता है। वो फ्लेयर सीक्वेंस लगाते ही क्लियरली हाईलाइट हो जाते हैं। ओह वाओ! और स्टर सीक्वेंस का क्या सीन है? वो भी तो किसी चीज को हाइड करता है ना? हाँ, दूसरी तरफ स्टर सीक्वेंस फैट को नल करता है। अगर हमें हड्डियों के बोन मैरो में कैंसर मेटास्टेसिस ढूंढना है जहां नेचुरली बहुत सारा फैट होता है, तो नॉर्मल स्कैन में फैट सफेद दिखेगा और कैंसर शायद छुप जाएगा, पर STR उस सारे फैट को सप्रेस कर देता है। पूरा बोन मैरो काला दिखता है और सिर्फ कैंसर के मार्क्स वहां डार्क सफेद दिखने लगते हैं। हम सिग्नल को टर्न ऑफ करके बीमारी ढूंढ रहे हैं।
So basically, we've built this massive freezing magnet that manipulates water signals, suppresses fat and maps diseases. ये सब सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। पर प्रोटॉन्स को इस तरह से नचाने के लिए हार्डवेयर के लेवल पर क्या एक्सट्रीम इंजीनियरिंग लगती है। मैं -269 डिग्री की उस बर्फीली स्थिति पर वापस आना चाहती हूँ जो हमने इंट्रो में डिस्कस की थी। आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? इस लेवल का, इस मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए हमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स चाहिए होते। नायोबियम टाइटेनियम की कॉइल्स में जब करंट दौड़ता है तो आम टेम्परेचर पर उनमें बहुत रेजिस्टेंस होता है। वो हीट अप हो जाएंगी और जल सकती हैं। राइट, नॉर्मल वायर तो पिघल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर उन्हें लिक्विड हीलियम के जरिए -269 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाए तो उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लिटरली जीरो हो जाता है। वो एक एब्सोल्यूट सुपरकंडक्टर बन जाते हैं। तभी जाकर 3 टेस्ला या उससे ज्यादा का मैग्नेटिक फील्ड बिना किसी ओवरहीट के कंटिन्यूअसली मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन मेरे पास यहाँ एक बड़ा पुशबैक है। अगर इसमें लिटरली स्पेस एज मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, फ्रिक्शन जीरो है, करंट फ्लॉलेसली फ्लो कर रहा है, तो जब कोई पेशेंट इस मशीन के अंदर जाता है तो ये इतना शोर क्यों मचाती है? अंदर ऐसी आवाज आती है जैसे कोई बाहर से हथौड़ा मार रहा हो, थक थक करके। हम इतने सालों में इस शोर को चुप क्यों नहीं करा पाए? ये बहुत लोग पूछते हैं। दरअसल वो शोर उस विशाल प्राइमरी मैग्नेट का नहीं है। वो शोर आता है ग्रेडियंट से। ग्रेडियंट्स? हाँ, सोचिए, अगर हमने सिर्फ एक बड़ा मैग्नेट लगा दिया और आरएफ पल्स भेज दी तो पूरे शरीर से एक साथ रेडियो सिग्नल आएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिग्नल दिमाग के किस हिस्से से आ रहा है? इसको लोकलाइज करने के लिए 3 तरह के ग्रेडियंट कॉइल्स यूज होते हैं: स्लाइस सिलेक्शन, फेज इनकोडिंग और फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग। ओके, तो ये लोकेशन बताते हैं। एग्जैक्टली। ये ग्रेडियंट्स मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अलग अलग जगहों पर स्लाइट वेरिएशन देते हैं। अब होता क्या है कि इन कॉइल्स को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ऑन और ऑफ करना पड़ता है। जब इनमें तेज करंट का अचानक बदलाव होता है तो ये उस जायंट मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ फोर्स लगाते हैं, फिजिकली वाइब्रेट करते हैं, और उसी फिजिकल मैकेनिकल फोर्स की वजह से वो लाउड बैंगिंग और नॉकिंग आवाज आती है। अच्छा, तो वो मशीन थक थक इसलिए कर रही है क्योंकि कॉइल्स फिजिकली वाइब्रेट कर रही हैं। हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है सेफ्टी का। इस मैग्नेटिक फील्ड की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये कई गंभीर खतरे पैदा करती है। सोर्स बुक ने क्लियरली वार्न किया है कि ये मैग्नेट हमेशा ऑन रहता है, 24/7। हाँ, हमेशा। अगर रूम में गलती से कोई लोहे की चीज या ऑक्सीजन सिलेंडर ले आए तो वो प्रोजेक्टाइल बनकर बंदूक की गोली की तरह मैग्नेट की तरफ उड़ सकता है। और जिसके पास पेसमेकर या कॉक्लियर इम्प्लांट्स हैं उनके लिए तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। वो लोग एमआरआई रूम में जा ही नहीं सकते। सही बात है। पर सेफ्टी को लेकर मुझे जिस इमरजेंसी ने सबसे ज्यादा हैरान किया जब मैं सोर्स पढ़ रही थी वो थी क्वेंच। क्वेंच के बारे में थोड़ा बताएं। क्या सच में लिक्विड हीलियम रूम की हवा निकालकर किसी की जान ले सकती है? क्वेंच किसी भी एमआरआई टेक्नीशियन का सबसे बड़ा डर होता है। अगर मशीन का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए और टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगे तो वो जो सुपर कोल्ड लिक्विड हीलियम है वो उबलकर गैस में बदल जाएगी। और फिजिक्स का नियम है कि लिक्विड हीलियम जब गैस बनती है तो वो अपने वॉल्यूम से लगभग 700 गुना ज्यादा फैलती है। 700 गुना? ओ माय गॉड! अगर वो पाइप गलती से ब्लॉक हो जाए तो ये पूरी गैस एमआरआई रूम में भर जाएगी। अब हीलियम हवा से हल्की होती है तो वो ऊपर से रूम की सारी ऑक्सीजन को दबाकर बाहर निकाल देगी। अगर अंदर कोई पेशेंट फंसा है तो कुछ ही सेकंड्स में एस्फिक्सिएशन यानी दम घुटने से उसकी जान जा सकती है। ये सच में टेरिफाइंग है। और इसी के साथ एक और सेफ्टी कंसर्न है, प्रेग्नेंट औरतों में गुडुलिनियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया देना। इसे बिल्कुल अवॉइड किया जाता है क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स फीटस पर पूरी तरह क्लियर नहीं है। अब जब हमने मैप बनाना और उस मैपिंग के फिजिकल रिस्क्स को समझ लिया है तो चलिए उस दिशा में बढ़ते हैं जहां ये मशीन प्रैक्टिकली एक लाइफ सेविंग टूल में बदल जाती है। क्योंकि सिर्फ पानी का मैप बनाना एक स्ट्रोक से मरते हुए पेशेंट को नहीं बचा सकता। वहां एमआरआई की एडवांस्ड सीक्वेंसेस अपना काम कैसे करती हैं? DWI यानी डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग मुझे काफी माइंड ब्लोइंग लगी। DWI वाकई एक मॉडर्न चमत्कार है मेडिसिन में। जब किसी को पैरालिटिक स्ट्रोक आता है तो दिमाग के किसी हिस्से की ब्लड सप्लाई रुक जाती है। इसका असर ये होता है कि सेल्स के अंदर जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो एनर्जी न मिलने के कारण फेल हो जाता है। ओके, पंप फेल हो गया? पंप फेल होते ही सेल के बाहर का पानी अंदर घुसने लगता है और सेल फूल जाता है।
इस मैकेनिज्म को साइटोटॉक्सिक एडिमा कहते हैं। अब क्योंकि सेल्स बुरी तरह फूल चुके हैं, उनके बीच की जो जगह होती है वो खत्म हो जाती है और वहां पानी के मॉलिक्यूल्स आज़ादी से घूम नहीं पाते हैं। उनका मूवमेंट यानी उनका जो डिफ्यूजन है वो रुक जाता है। और ये आम स्कैन में नहीं दिखता? नहीं, एक नॉर्मल सीटी स्कैन या स्टैंडर्ड एमआरआई सीक्वेंस इस सेलुलर स्वेलिंग को पकड़ने में घंटों लगा देते हैं। तब तक दिमाग का वो हिस्सा प्रैक्टिकली मर चुका होता है। लेकिन DWI इस पानी के मूवमेंट के रुकने को मिनट्स के अंदर पकड़ लेता है। वाह! जिधर पानी फंसा, DWI इमेज में वो एरिया अचानक से ब्राइट वाइट धब्बे की तरह चमकने लगता है। ओके। इससे डॉक्टर्स को फौरन पता चल जाता है कि स्ट्रोक अभी-अभी आया है और वो ब्लड क्लॉट तोड़ने वाली दवा देकर उस पेशेंट की पूरी लाइफ पैरालाइज होने से बचा सकते हैं। जो ब्लड ब्रेन बैरियर टूटने की वजह से ट्यूमर के आसपास लीक होता है और T1 रिलैक्सेशन टाइम को छोटा कर देता है, जिससे ट्यूमर ब्राइट दिखता है। पर इसके साइड इफेक्ट्स का मैकेनिज्म बहुत खतरनाक बताया गया है, नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस यानी NSF। हाँ, देखिए, गैडोलिनियम नेचुरली टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको एक चिलेट यानी प्रोटेक्टिव केज में डालकर बॉडी में भेजा जाता है। नॉर्मली हेल्दी किडनीज इस पूरे पैकेज को पेशाब के रास्ते फिल्टर करके बाहर निकाल देती हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है अगर पेशेंट की किडनीज फेल हैं, तो गैडोलिनियम शरीर में लंबा घूमता रहता है। वक्त के साथ वो टॉक्सिक गैडोलिनियम अपने उस प्रोटेक्टिव केज से अलग हो जाता है और बॉडी के टिश्यूज में जमा होने लगता है। ये मैक्रोफेजेस और फाइब्रोब्लास्ट्स को ट्रिगर करता है, जिससे स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स पत्थर जैसे सख्त होने लगते हैं। यही NSF है। इसलिए सीवियर किडनी डिजीज में इसे बिल्कुल मना किया जाता है। सही बात है। फिर एक और बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट आता है एमा स्पेक्ट्रोस्कोपी का। यहाँ तस्वीरें नहीं बल्कि केमिकल्स के ग्राफ बनते हैं। हम दिमाग के अंदर कैसी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इससे। स्पेक्ट्रोस्कोपी तस्वीर की जगह मेटाबॉलिज्म की डिटेल बताती है। इसका बेसिक असूल यह है कि बीमारी का असर स्ट्रक्चर बदलने से पहले उसकी बायोकेमिस्ट्री पर पड़ता है। जैसे कनावंस डिजीज में व्हाइट मैटर तबाह होता है और वहाँ NAA यानी N एसिटाइल एस्पार्टेट नामक केमिकल का पीक ग्राफ में बहुत ऊपर दिखता है। ओ, तो ग्राफ से बीमारी पकड़ी जाती है। हाँ, या फिर ब्रेन ट्यूमर्स को देखें। कैंसर सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड होती हैं और नई सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए कोलिन की जरूरत पड़ती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोलिन यानी CHO का ग्राफ अचानक ऊपर शूट कर जाता है। डॉक्टर दिमाग को बिना खोले इस केमिकल सिग्नेचर से बता सकता है कि ट्यूमर लो ग्रेड है या हाई ग्रेड। बिना खोले? ये सच में कमाल है। इसके अलावा MR परफ्यूजन स्कैन्स भी हैं और CMRI यानी कार्डियक MRI का भी सोर्स में बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र है, जिसमें ट्रूफ ISP सीक्वेंस से हम दिल की मांसपेशियों का मूवमेंट देखते हैं। कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस और ARVD जैसी दिल की बीमारियों में दिल को फंक्शन करते हुए लाइव देखा जा सकता है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? हमने शुरुआत की थी एक मैग्नेटिक ट्यूब से, जिसका मकसद सिर्फ हाइड्रोजन के सिग्नल्स पकड़ना था। पर अब हम बायोकेमिस्ट्री, रियल टाइम ब्लड फ्लो और हार्ट की पंपिंग देख रहे हैं। ये मशीन सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये रियल टाइम मेटाबॉलिज्म पढ़ने वाला एक बायोकेमिस्ट्री लैब बन चुकी है। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो हम समझेंगे कि ये डायग्नोस्टिक्स को लिटरली सर्जरी के लेवल पर इंटीग्रेट कर चुका है। एक न्यूरोसर्जन दिमाग खोलने से पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए एग्जैक्ट मिलीमीटर तय कर सकता है जहां ट्यूमर सबसे ज्यादा अग्रेसिव है, ताकि बायोप्सी प्रिसाइज हो। राइट, ताकि रिस्क कम हो। बिल्कुल। और DWI स्ट्रोक में पेनम्ब्रा यानी वो टिश्यू जो डैमेज्ड है पर जिसे अभी बचाया जा सकता है, उसको हाईलाइट करता है। यहाँ तक कि न्यूबॉर्न बेबीज में जन्म के वक्त ऑक्सीजन न मिलने से जो हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी होती है, उसे भी आज के वक्त में DWI तुरंत स्पॉट कर लेता है, ताकि उनकी न्यूरोप्रोटेक्टिव कूलिंग थेरेपी शुरू की जा सके। ये सिर्फ एनाटॉमी नहीं है, ये सेल्यूलर लेवल की डिटेक्टिव वर्क है। इस इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन का निचोड़ यही है कि MRI अपने आप में आविष्कारों का एक आविष्कार है। प्रोटॉन्स के घूमने का क्वांटम फिजिक्स, आउटर स्पेस जितनी कूलिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी का टकराव और उस छोटे से इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैप्चर करके TR और TE के एल्गोरिदम्स के जरिए ऐसे विजुअल मैप्स बनाना जो ह्यूमन बायोलॉजी को मॉलिक्यूल्स के लेवल पर डिकोड करते हैं, ये वाकई में फिजिक्स और बायोलॉजी का एक मास्टर क्लास है। शोर के पीछे सिर्फ फिजिक्स के नियम काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर एक नॉकिंग साउंड के साथ एक ह्यूमन लाइफ को बचाने का इंट्रिकेट मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व हो रहा है। पर इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं चर्चा में आए एक छोटे से टॉपिक को उठाना चाहती हूँ,
जो सोर्स बुक के चैप्टर 20 में जिक्र किया गया है, फंक्शनल एमआरआई यानी एफएमआरआई। उसमें एक बड़ा स्ट्राइकिंग डिटेल है कि बोल्ड यानी ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट इमेजिंग के जरिए जब एक पेशेंट मशीन में लेटकर बस अपनी उंगली हिलाता है तो दिमाग के उस हिस्से में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन अचानक बढ़ जाता है और दिमाग का मोटर कॉर्टेक्स चमकने लगता है। इस बात को थोड़ा और आगे सोचिए। अगर ये मशीन सिंपली ऑक्सीजन के कंजम्पशन को माप करके दिमाग के स्पेसिफिक एरियाज की एक्टिवेशन को इतनी परफेक्टली तस्वीर में बदल सकती है, तो क्या कल को ऐसा वक्त आएगा जब ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो दिमाग की न्यूरल मैपिंग और ऑक्सीजन पैटर्न्स को पढ़कर इंसानों के कॉम्प्लेक्स विचार, हमारी पुरानी यादें या हमारे बिना बोले हमारे इमोशंस को एक डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएगी? क्या हमारी आखिरी प्राइवेट स्पेस, हमारा खुद का दिमाग भी इन जायंट मैग्नेट्स के सामने ओपन सोर्स बन जाएगा? इस प्रोवोकेटिव थॉट के साथ मैं इस डिस्कशन को यहीं पॉज करती हूँ। यही है साइंस और फ्यूचर की सबसे फैसिनेटिंग बाउंड्री। यहाँ तक साथ चलने के लिए बहुत शुक्रिया।